बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम उस्मान है और मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इन पेज 3, जो कि एक प्रोफेशनल वर्जन है। ये दूसरे इन पेज जो कि पहले आमतौर पर यूज़ होता है, जैसे इन पेज 12 है या इन पेज पाकिस्तान, या इस किस्म के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो पहले से अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर। तो उनके अंदर लोगों ने काम किया है। वो सभी सॉफ्टवेयर्स इन पेज 3 के अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपके पास हैं, जिस भी नाम से हैं, वो सब के सब सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उनकी जो लेआउट है उसमें बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ उनका नाम तब्दील कर दिया जाता है और वो नए नए नाम से आपको इंटरनेट पर मिल रहे होते हैं। वो सभी के सभी इन पेज के जितने भी पुराने वर्जन हैं वो सभी एक जैसे हैं, बिल्कुल उनमें बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इन पेज 3 एक प्रोफेशनल वर्जन है जो कि थोड़ा सा मुश्किल है दूसरे सॉफ्टवेयर्स की निस्बत। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स दी गई हैं और ये ख़ास तौर पर प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। और इसके अंदर प्रोफेशनल जैसे कि कोई कंपोजिंग का काम करता है, जैसे कोई बुक्स वगैरह की कंपोजिंग है, तो उसके हवाले से ये सॉफ्टवेयर बहुत बेस्ट है। और उर्दू टाइपिंग के हवाले से जितना भी मवाद आपको नज़र आता है, चाहे वो पैनाफ्लेक्स बोर्ड्स पर हो, चाहे वो इंटरनेट पर हो, चाहे वो किताबों की शक्ल में हो, पेपर्स की शक्ल में हो, कुछ भी हो, उर्दू का जितना भी मवाद आपको नज़र आता है उसकी बेस लाइन इन पेज ही है। और इन पेज की मदद से ही सारा मैटर टाइप किया जाता है। जैसे ऑनलाइन बुक्स अगर हम लोग देखें तो वो सारा मैटर इन पेज में टाइप होता है और उसके बाद फिर उसको इंटरनेट पर ऑनलाइन भेज दिया जाता है। गो कि अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी उर्दू लिखने का रुझान है, लोग उसमें भी उर्दू टाइप करते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनली इन पेज ही उर्दू के लिए काम आता है। उर्दू, अरबी, इस तरह की जो सीधी तरफ से यानी राइट हैंड से राइट टू लेफ़्ट जो लिखी जाती हैं ज़ुबानें, उनमें उर्दू या अरबी या इस किस्म की अगर इससे कोई मिलती जुलती और ज़ुबान हो तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। सिंधी ज़ुबान भी, फ़ारसी भी, ये सारी ज़ुबानें इन पेज के लिए, इन पेज इनको सपोर्ट करता है। तो आज हम लोग इन पेज 3 का जो पहला जो वीडियो देख रहे हैं, इसके अंदर हम लोग इसकी इनिशियल जो है वो बात सीखेंगे, यानी फ़ाइल को कैसे बनाना और कैसे सेव करना है। यानी बिल्कुल स्टार्ट से मैं शुरू कर रहा हूँ। इसी ये एक प्रोफेशनल लोगों के लिए भी और आम तौर पर ऑफिस में काम करने वालों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आज इसके पहले सबक में हम लोग यही सीखेंगे कि हम लोग एक फ़ाइल को कैसे बना सकते हैं और उसका सफ़े का साइज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आज हम यही सीखेंगे। तो मैं कोई भी नई फ़ाइल बनाने से पहले मैं फ़ाइल के ऊपर क्लिक कर लूँगा। ये सामने आपके फ़ाइल फ़ाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक न्यू शो हो रहा है। कंट्रोल एन की मदद से भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं और ये नई फ़ाइल आपके सामने खुलेगी। अब दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे ऑफिस हो या इन पेज हो, इसके अंदर सफ़े का साइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं न्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक बॉक्स ओपन हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे अगर आप कोई बुक कंपोज़ करने जा रहे हैं या कोई बुकलेट कंपोज़ करने जा रहे हैं या कोई मैगज़ीन है या इस किस्म की कोई भी चीज़ है, तो आप के लिए ये सफ़े का साइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि इसमें क्या कुछ है। सबसे पहले यहाँ पर शो हो रहा है पेज। ये पेज के कुछ पेज के कुछ साइजेस शो करता है यहाँ पर। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें A4 सिलेक्ट होता है और अगर आप चाहें तो और भी कोई साइज़ ले सकते हैं। जैसे मैं इसके ड्रॉप डाउन के ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूं तो यहाँ पर आप देखेंगे A4, A5, B4, B5। यहाँ से हम और भी साइज़, फोलियो, कस्टम साइज़, इस किस्म के बहुत सारे साइज़ इसमें बने बनाए पहले से मौजूद होंगे। आप इसमें से कोई भी साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर A4 साइज़ की विड्थ और हाइट शो हो रही है। तो अगर आप कोई और साइज़ सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होगी। जैसे कि लेटर साइज़ है तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है A4 से। तो यदि आप देखिए यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट जो है वो इंचज़ में शो हो रही है। ठीक, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने कि जो भी साइज़ आपको चाहिए। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट A4 सिलेक्ट होता है, तो मैं A4 दोबारा कर देता हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मीन्स के उसको आप लैंडस्केप रखेंगे या पोर्ट्रेट रखेंगे।
यानी पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी। पोर्ट्रेट की लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी, जबकि लैंडस्केप में चौड़ाई ज़्यादा होगी और लंबाई कम होगी। ये चीज़ आपने ध्यान से सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। फिर उसके बाद पेजेस। अब पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक ही पेज सिलेक्ट होता है, यानी जब आप नई नई फाइल ओपन करेंगे, इन पेज में कोई भी न्यू फाइल ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ही पेज मिलेगा। आप यहाँ से पेजेस की तादाद बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप यहाँ से 10 कर दें, 20 कर दें, 100 कर दें, जो ही आप फाइल ओपन करेंगे नई फाइल, तो आपको उसके 100 पेजेस दिखा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक पेज शो हो रहा है, तो जो ही आप एक पेज मुकम्मल करके अगले पेज पर जाना चाहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा, कोई इशू नहीं। इसके बाद है मार्जिन्स। तो मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आप कोई बुक देखें तो उस बुक के अंदर आपको मार्जिन शो हो रहे होते हैं, यानी जब एक पेज खोलते हैं आप तो उसकी चारों साइडों पे थोड़ी थोड़ी स्पेस खाली होती है, ऊपर भी, नीचे भी और साइड्स पर भी आपको थोड़ा सा स्पेस, तकरीबन इंच या हाफ एन इंच जो है वो ब्लैंक शो हो रहा होता है, तो वो मार्जिन होते हैं। तो यहाँ पर आपने मार्जिन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेने। इनकी तादाद, इनका जो है वो बढ़ा भी सकते हैं आप, कम भी कर सकते हैं। तो मार्जिन यहाँ पर हाफ एन इंच ऑटोमेटिकली शो हो रहे हैं पहले से, तो यह आपने इनका ख्याल रखना। दूसरा डायरेक्शन है। तो ये चूँकि इन पेज उर्दू, अरबी, फ़ारसी वगैरह ज़ुबानों के लिए, ये ज़ुबानें चूँकि हम लोग सीधे से उल्टी तरफ जाते हैं, यानी हम राइट टू लेफ़्ट हैंड लिखते हैं, यानी ये सीधी तरफ से शुरू होती हैं लिखना। हम लोग सीधी तरफ से शुरू करते हैं, पेज के सीधी तरफ से, जबकि इंग्लिश जो है वो लेफ़्ट टू राइट चलती है, यानी हम पेज के उल्टी तरफ से सीधी तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है, क्योंकि ये उर्दू को सपोर्ट करता है, अरबी, फ़ारसी, सिंधी, इन ज़ुबानों को सपोर्ट करता है। तो हम लोग राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं। उसके अलावा कॉलम्स हैं। कॉलम्स वैसे तो बुक्स में कॉलम्स नहीं होते, वैसे अखबार वगैरह जो लिखते हैं या जिनका प्रेस का काम होता है उनको कॉलम्स की ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो यहाँ से कॉलम्स की तादाद बढ़ा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक ही होता है। या छोटे बुकलेट्स होते हैं या छोटे रसाले होते हैं, उनमें समटाइम्स आपने देखा होगा कि उसमें एक पेज के ऊपर 2 से 3 कॉलम होते हैं, 2 कॉलम्स। जैसे अखबार में आप देखते हैं कि 8-8 कॉलम्स लगे होते हैं, तो वो आप यहाँ से उसकी तादाद बढ़ा सकते हैं। गटर साइज़ है। ये गटर ये होता है कि जब एक पेज के ऊपर आपने 2 कॉलम्स लगाए हैं तो उन 2 कॉलम्स के दरमियान का फासला कितना होगा, तो कॉलम्स के दरमियानी फासले को गटर बोलते हैं। तो ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट होता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, ये भी आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। अब तकरीबन आपके पेज की सेटिंग हो चुकी है, अब आप यहाँ पर सेव एज़ डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। सेव एज़ डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ये पेज हमेशा के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, ये सेटिंग्स हमेशा के लिए सेव हो जाएंगी। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो सेव एज़ डिफ़ॉल्ट कर दीजिए और ओके पर प्रेस कर दीजिए, तो आपका ये पेज हमेशा के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। अब जब भी आप इस पेज को दोबारा खोलेंगे तो यही सेटिंग आपको दोबारा मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के इस सबक में हमने ये सीखा कि न्यू डॉक्यूमेंट के लिए पेज का साइज़ कैसे सेट करना है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये सबक पसंद आया होगा, आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपने कुछ सीखा है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इन पेज की एक पूरी सीरीज़ लेकर आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इसके नए सबक जो हैं वो अपलोड करते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले तमाम असबाब आपको आसानी से और पाबंदी से मिलते हैं। और आज उसका ये दूसरा सबक है। पहले सबक में हमने बात की थी कि पेज का साइज़ कैसे सिलेक्ट करना है। तो पेज का साइज़ सिलेक्ट करते हुए हमें एक दो बातें जो हैं वो अपने जहन में रखनी है। किताब की तैयारी के हवाले से इन पेज में जब हम कोई फ़ाइल बनाएंगे या हम किताब की सेटिंग करने लगें तो पेज साइज़ का सिलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ वो किताब किस सफ़े पे प्रिंट होगी उसका साइज़ क्या होगा, यानी प्रिंटिंग के हवाले से भी हमें अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि प्रिंटिंग के लिए कौन सा पेपर यूज़ होगा। मार्केट में जब कोई किताब प्रिंट होती है तो वो इन आम सफ़ों पर प्रिंट नहीं होती, बल्कि उसके लिए स्पेशल पेजेस होते हैं जो कि प्रेस में मिल जाते हैं। उनका एक अलग से साइज़ होता है। उनके कौन से साइज़ होते हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
अगर हम उनके बारे में नहीं जानते और हमने किसी किताब की कंपोजिंग कर दी, जब हमने वो किताब प्रेस में प्रिंटिंग के लिए भेजी तो पता चला कि आपकी जो आपने सेटिंग की है उसका साइज़ आउट है, वो किताब प्रिंट नहीं हो सकती, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मार्केट में कौन से साइज़ अवेलेबल हैं जिनके ऊपर प्रिंटिंग होती है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि मार्केट में कौन से साइज़ अवेलेबल हैं। तो मार्केट में जो बहुत मशहूर हैं, पॉपुलर हैं, वो सिर्फ दो साइज़ हैं। पहला साइज़ है वो है 20-30 का साइज़, जिसके ऊपर प्रिंटिंग होती है। इसके कोई 6 साइजेस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। पहला साइज़ यही होगा 20-30। ये बहुत बड़ी कोई चीज़ प्रिंट करनी हो तो उसके लिए एक साइज़ होता है। इसका दूसरा साइज़, यानी इसकी जो हाइट है उसको डबल आध कर लेंगे तो ये डबल हो जाएगा, यानी 20-30 का यानी निस्फ जो होगा वो होगा 15/20, यानी 20-30 के एक पेज के ऊपर आप किताब के 2 सफ़े प्रिंट करेंगे। इसी तरह इसका चौथा साइज़ जो है वो है, यानी एक सफ़े के ऊपर आप किताब के 4 सफ़े प्रिंट करेंगे। आठवां साइज़, यानी 20-30 की एक शीट के ऊपर आप किताब के 8 सफ़े प्रिंट करेंगे। और इसी तरह 16वां साइज़, यानी 20-30 की एक शीट के ऊपर आप किताब के 16 सफ़े प्रिंट करवाना चाहते हैं। और इसका एक और साइज़, आखिरी साइज़ जो 32वां साइज़ होता है, जो कि पॉकेट साइज़ भी कहलाता है, यानी 20-30 की एक शीट के ऊपर आप किताब के 32 सफ़े प्रिंट करवाएंगे। ये बहुत ही छोटा साइज़ होगा, यानी जो आपकी पॉकेट साइज़ कहलाता है। ये तो था एक शीट जो कि प्रिंटिंग पेपर के हवाले से बहुत मशहूर है। प्रिंटिंग पेपर में दूसरा साइज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो है 23-36। इसका दूसरा साइज़ बनेगा 18x23, यानी आप इसकी हाइट को जो है वो मज़ीद तकसीम करते जाएंगे, यानी 23-36 की एक शीट के ऊपर आप किताब के 2 सफ़े प्रिंट करवाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा साइज़ हो गया, जैसे बहुत बड़े कुरान मजीद प्रिंट किए जाते हैं। इसी तरह 23-36 का एक चौथा साइज़ है, यानी जिसके ऊपर आप किताब के 4 सफ़े प्रिंट करवाएंगे। आठवां साइज़ जिसके अंदर 23-36 की एक शीट के ऊपर किताब के 8 सफ़े प्रिंट होंगे। इसी तरह 16वां साइज़ जिसके अंदर एक शीट पे 16 सफ़े प्रिंट होंगे। और इसका भी एक 32वां साइज़ होता है प्रिंटिंग पेपर 23-36 का, जिसके ऊपर किताब के आप 32 सफ़े प्रिंट करवाएंगे। ये जो आखिरी साइज़ है ये भी पॉकेट साइज़ है। और जो आम तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं A4, वो 23-36 का 8वां साइज़ कहलाता है। 23-36 का 8वां साइज़ A4 के बराबर है। तो दोस्तों, बताने का मकसद ये था कि हमें इन प्रिंटिंग पेपर्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हमारे लिए बाद में जब हम किताब को प्रिंटिंग के लिए भेजें तो हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। हमें इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको कोई नई बात का पता चला होगा और आपने कोई नई बात ज़रूर सीखी होगी। तो उम्मीद करूँगा कि आपने इस लेसन से ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। और अगर कोई कमेंट, कोई बात करनी हो या कोई सवाल हो आपके जहन में, या आपको ये बात अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, या आपने इसको नापसंद किया हो, तो प्लीज़ आप लाइक या डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे आपकी राय का अंदाज़ा हो सके कि क्या ये वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ज़रूर लाइक या डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल के ऊपर सब्सक्रिप्शन के लिए जो बटन दिया गया रेड कलर का, आप उसके ऊपर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ में बेल का आइकन भी आता है, उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के सबक में हमने बात करनी है कि प्रैक्टिकली हमने जो किताब की तैयारी के हवाले से जो साइज़ की सिलेक्शन की है, और फिर उसके बाद हमने प्रिंटिंग पेपर्स के हवाले से बात की, हमने समझ लिया उनको। तो आज के सबक में हमने बात करनी है कि हम पेज की सेटिंग प्रैक्टिकली किस तरह करेंगे। तो मैं आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे करूँगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने इन पेज ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं फाइल मेन्यू में जा कर के न्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर A4 साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है,
लेकिन हमने जो सेटिंग करनी है वो कस्टम होगी, यानी हम अपनी तरफ से एक न्यू साइज़ देना चाहते हैं, यानी जो कि है जो हमने पहले प्रिंटिंग पेपर्स के हवाले से ज़िक्र किया था। तो मैं जो प्रिंटिंग पेपर्स में 23-36 साइज़ था, उसका 16वां साइज़ बहुत कॉमन साइज़ है, आमतौर पर बुक्स इसी साइज़ में प्रिंट होती हैं, तो मैं वही साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि है मैं यहाँ पर विड्थ में, यानी उसकी चौड़ाई जो है वो है 5.75 और यहाँ उसकी हाइट 9 कर रहा हूँ, यानी वो उसकी लंबाई जो है वो 9 इंच है और चौड़ाई जो है वो 5.75 इंचज़ है। ये अब देखें, जब मैंने इसको यहाँ पर एंटर किया है तो यहाँ पर ख़ुद ब खुद कस्टम साइज़ आ गया, जबकि पहले यहाँ पर A4 आ रहा था। बाकी हमने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है। हाँ, अगर आप छेड़ना मतलब करना चाहते हैं, कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं यहाँ पर बुक के हवाले से, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजिंग की जा सकती है। जैसे यहाँ पर लेफ़्ट को 0.75 कर दी, यानी पौना पौना इंच आप यहाँ से छोड़ दें। टॉप से आप 1 इंच पूरा छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत होती है क्योंकि ऊपर हमने बॉर्डर डालना होता है जहाँ पर किताब का नाम शो हो रहा होता है या पेज नंबर शो हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम 7.5 यानी पौना पौना इंच ऊपर नीचे और साइडों से, सॉरी दाएं बाएं और नीचे, और ऊपर से हम लोग पूरा 1 इंच छोड़ देंगे, ताकि वहाँ पर जहाँ पर हमने किताब का नाम लिखना है या पेज नंबर देना है तो उसके लिए थोड़ी स्पेस बाकी रहे। बाकी किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पोर्ट्रेट ही रहेगा, तो पेज भी एक काफ़ी है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये खुद ब खुद पेज सेलेक्ट करता जाएगा। तो ये हमने सिलेक्शन कर दी है। अब हम इसको ओके करते हैं। तो ये देखिए, ये साइज़ जो है ये किताब का यानी किताब की जो साइडों का जो नॉर्मल आमतौर पर कॉमनली यही किताबें हमें नज़र आती हैं, तो उसका ये साइज़ होगा। दोस्तों, हमने किताब के हवाले से एक और बात अपने जहन में रखनी है कि जब भी हमने कोई काम करना है तो इस तरह नहीं करना कि हमने इस तरह साइज़ बनाया और यहाँ पर हमने उसकी जो है वो कंपोजिंग शुरू कर दी। ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपने यहाँ पर मतलब नॉर्मली कुछ डाटा टाइप किया है, उसके बाद आपने यहाँ पर मेन पे जाके यहाँ पे एक सुर्खी लगानी, यानी एक हेडिंग लगानी थी, तो उसको आपने यहाँ पर टाइप किया है। यहाँ पर टाइप करने के बाद आप नीचे आपने अपना दूसरा मैटर टाइप कर दिया है, फिर आपने एक और हेडिंग लगा दी। अब होगा क्या, जब आप बगैर किसी स्टाइल शीट के काम करेंगे तो क्या होगा कि आपने एक हेडिंग लगाई, उसका साइज़ आपने रखा 10 या 15 या 20, और आपने जो नॉर्मल टाइप किया था, यानी उसके नीचे जो पैराग्राफ आपने टाइप किया उसकी आपने जो है वो फ़ॉन्ट की मोटाई रखी थी तकरीबन 15 या 16। लेकिन बाद में जब आप उसको चेंज करेंगे, यहाँ से जाकर उसको चेंज करेंगे, तो वो हेडिंग की भी फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो जाएगा, और आपकी जो नॉर्मल टेक्स्ट होगा, पैराग्राफ का टेक्स्ट होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं यहाँ पर ना आपके लिए एक मिसाल के तौर पर यहाँ थोड़ा सा डाटा टाइप करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने रख लिया है मेरा पाकिस्तान, यानी इसको मैं एक हेडिंग के तौर पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर दिया है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर नॉर्मल में आकर के टाइप करना शुरू करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसका साइज़ 14 रख लेता हूँ, या इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा मैं अपने ढंग से बहुत
मैंने ये थोड़ा लिख दिया। अब होगा क्या कि यहाँ पर आपने एक हेडिंग लगाई और उसके बाद अपना मैटर आपने टाइप किया। अब जब आप नेक्स्ट हेडिंग लगाने जाएंगे तो यहाँ पर आपको दोबारा से साइज़ भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी ओरिएंटेशन यानी उसकी जो है वो उसको सेंटर भी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दोबारा फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा और फिर जाकर आपको ये फ़ॉन्ट मिलेगा यानी ये साइज़ मिलेगा। आप दोबारा उसको टाइप करेंगे तो ये एक बहुत लेंथी और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा तंग करने वाली बात। तो उसके लिए स्टाइल शीट का होना बहुत ज़रूरी है। अब स्टाइल शीट क्या है वो मैं अगले आने वाले वीडियो में इसका जिक्र करूँगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने कुछ सीखा है तो काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको पाबंदी से मिलती रहें और आप जो है वो इन पेज प्रोफेशनल वर्जन जो इन पेज 3 है उसको सीख सकें। और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा आगे जा कर के। आप अपना काम कर सकते हो आप कंपोजिंग के हवाले से, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि लोग छोटा मोटा काम तो कर लेते हैं लेकिन प्रोफेशनली काम करना पड़े तो ज़ाहिर है फिर वो किसी को ढूंढते हैं कि जो हमारा काम कर दे। और उसके अंदर हमने अभी तक थोड़ा प्रैक्टिकल किया था कि हम लोग पेज की सेटिंग कैसे करते हैं किसी भी ख़ास तौर पे बुक कंपोजिंग के लिए। तो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम लोग आइंदा सबक में ये सीखेंगे कि हम लोग स्टाइल शीट्स कैसे बनाते हैं और स्टाइल शीट्स से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। तो सबक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम वीडियोस जो हैं वो आसानी के साथ मिलती रहें, पाबंदी से मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और दूसरों को बताइएगा ताकि इन पेज 3 जो प्रोफेशनल वर्जन है ये लोग सीख सकें और इसको यानी एज ए करियर भी अपनाया जा सकता है कि कंपोजिंग का काम बहुत ज़्यादा है। तो सबक शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले हमने स्टाइल शीट्स की बात करनी है कि कैसे बनाई जाती हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ थोड़ा सा डाटा टाइप किया है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि स्टाइल शीट से क्या फ़ायदा होता है और वो कैसे बनाई जाती हैं। दोस्तों ये अभी सभी कुछ नॉर्मल है, इसमें कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। यानी जो ही आप इन पेज को ओपन करते हैं तो जो फाइल में जाकर के न्यू जब आप करेंगे तो पहला यही पेज आपके सामने इस तरह से ओपन होगा लेकिन ब्लैंक होगा वो, और उसके अंदर कुछ भी ये नॉर्मल इसी तरह होगा। नॉर्मल उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 होगा, ब्लैक राइटिंग जो उसकी कलर है वो ब्लैक होगा और ये फ़ॉन्ट जो है ये नूरी नस्तालीक बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है, मैंने सिर्फ इसके अंदर टाइप किया है और सिंपल टाइप किया है। इसके अंदर मैंने कोई भी टैब नहीं लगाया है और कुछ भी जो वो सेंटर नहीं किया है, जस्टिफाइड कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंपली टाइप किया। तो मैं आपके सामने स्टाइल शीट की बात करने लगा हूँ कि आप स्टाइल शीट कैसे बनाएंगे। दोस्तों ये अभी बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मैंने टाइप किया हुआ और यहाँ पर आपको ये नॉर्मल नज़र आ रहा होगा। यहाँ जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये आपको नॉर्मल नज़र आ रहा होगा जहाँ मेरा ये माउस का कर्सर है। अब देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम इसमें अपनी हिसाब से चेंजिंग करना चाहते हैं, मीन्स कि मैं इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा छोटा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। और उसके अलावा ये हेडिंग्स जो हैं इनको मैंने सेंटर में लेके आना है और इनको थोड़ा और बोल्ड करना है ताकि हेडिंग्स जो हैं जो बहुत वाज़ेह हों और जो पैराग्राफ्स हैं वो भी वाज़ेह हों। तो सबसे पहले मैं इसी नॉर्मल को ले लेता हूँ क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट बनी बनाई स्टाइल शीट होती है और इसी के अंदर आमतौर पर लोग काम करते हैं। तो इन पेज में कोई भी काम करने से पहले आपको ये ख्याल रखना होता है कि स्टाइल शीट्स आपके पास बनी हुई हैं या नहीं, वरना आपका डाटा भी ज़ाया हो सकता है और सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो कोई भी बड़ा काम यानी जैसे कंपोजिंग, कोई 100 सफ़े की किताब आपने कंपोज करनी है या कोई बहुत ज़्यादा डाटा टाइप करना है या उसकी सेटिंग करनी है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि स्टाइल शीट्स कैसे बनती हैं। तो मैं नॉर्मल को ही ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं चेंजिंग करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको समझ आए। नॉर्मल है, इसका साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ 12 है, मैंने इसको बढ़ाना है ताकि ये थोड़ा बड़ा हो। और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी मैं चेंज करूँगा। उस जब मैं इसको स्टाइल शीट में कन्वर्ट कर दूंगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी मैं डाटा टाइप करूँगा मैं यहाँ पर जाकर सिर्फ उसको नॉर्मल पे सिलेक्ट करूँगा तो वो सारे के सारे जो नॉर्मल का डाटा है वो
खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो जाएगा, मुझे बार बार मैनुअली यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। तो स्टाइल शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको टैब्स में फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आने के बाद स्टाइल शीट ये एंड पे सेकंड लास्ट पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ स्टाइल शीट, कंट्रोल टी इसका शॉर्ट की है। तो ये अब आपके सामने नॉर्मल सिलेक्ट है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने इसको मॉडिफाई करना है। इसी को मॉडिफाई करेंगे, हम इसको अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर मॉडिफाई में आऊँगा। मॉडिफाई, अब यहाँ पर ये जो बॉक्स खुला है इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप जो अल्फ़ाबेट में से कोई भी लेटर है वो टाइप कर सकते हैं। जैसे अब ये नॉर्मल है तो मैं इसको एन प्रेस कर रहा हूँ, जो कि आसान है याद रखने के लिए। उसके बाद ये जो 3-4 बटन शो हो रहे हैं, इसमें हमने जो चेंजिंग करनी होती है वो पैराग्राफ और कैरेक्टर, इन दो में चेंजिंग करनी होती है। तो मैं पहले कैरेक्टर को ले लेता हूँ। कैरेक्टर, इसके अंदर ये हम जो साइज़ रखना चाहते हैं फ़ॉन्ट का मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। पहले बाय डिफ़ॉल्ट 12 है जो कि बहुत छोटा है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं इसको 15 कर रहा हूँ, यानी 15 पॉइंट जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ होगा। कलर ब्लैक। अब यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट नेम बताना है। तो यहाँ पर इन पेज 3 वेरिएंट जो प्रोफेशनल वेरिएंट है इसके अंदर काफ़ी सारे नए फ़ॉन्ट्स हैं जो कि आम जो दूसरे इन पेज के वेरिएंट्स पहले से मार्केट में है या इंटरनेट पे मिल जाते हैं उनमें ये ज़्यादा फ़ॉन्ट्स नहीं हैं। इसमें बहुत प्यारे प्यारे फ़ॉन्ट्स नए ऐड किए गए हैं और इसके अंदर एक सहूलत ये भी है कि इसके अंदर नए फ़ॉन्ट्स इंटरनेट से डाउनलोड करके वो भी ऐड किए जा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। तो इसमें जो प्यारे प्यारे फ़ॉन्ट्स शामिल किए गए हैं उनमें फैज़ नस्तालिक मुझे बहुत पसंद है। मैं इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके नीचे है लैंग्वेज। लैंग्वेज ज़ाहिर उर्दू ही रहेगी। बस ये 2-3 चेंजेस इसमें करने होते हैं कैरेक्टर के बटन में। मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ओके, और उसके बाद हमने पैराग्राफ में आना है और पैराग्राफ के अंदर भी 1-2 चेंजेस करनी होती हैं। देखिए आमतौर पर जो पैराग्राफ्स होते हैं वो जस्टिफाइड होते हैं, यानी राइट से नहीं होते। अब इसके अंदर मैं इसको जस्टिफाइड कर रहा हूँ ताकि ये प्यारा लगे और इसकी लाइंस बराबर हों। तो मैं इसको जस्टिफाइड कर देता हूँ। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे यहाँ जहाँ कंप्यूटर लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ है, यानी जहाँ से ये पैरा शुरू हो रहा है तो ये बिल्कुल साथ है, यानी लाइन और पैरा के दरमियान में कोई गैप नहीं है। तो मैं यहाँ पर 0.3 दे देता हूँ। ये ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो बेशक मत दीजिएगा, लेकिन ज़रा खूबसूरती के लिए मैंने दे दिया है। यानी हर पैराग्राफ के शुरू में ये 0.3 का स्पेस देगा। और एक बात और जो बहुत ख़ास तौर पे जिसका ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि वहाँ पर हमने जब यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाया है, यानी हमने उसको 12 से 15 किया है, तो यहाँ पर लाइन हाइट को भी ज़रूर चेंज करना। वहाँ पर हमने 12 थी पहले बाय डिफ़ॉल्ट, हमने उसको 15 किया। अब यहाँ पर उसकी लाइन हाइट को भी हम बढ़ाएंगे। और वो किस तरह बढ़ानी है उसका एक छोटा सा फार्मूला है कि जितनी भी आपने बढ़ाई है उसमें 6 जमा कर लेने। यानी हमने 12 से 15 किया तो 15 में 6 जमा कर लें तो कितने हो गए? 21। तो यहाँ पर मैं 21 कर दूंगा। आपने फ़ॉन्ट का साइज़ 14 रखा है तो उसमें 6 जमा कर लें तो 20 हो जाएंगे। अगर आपने 16 रखा है तो उसमें 6 जमा कर लें तो 22 हो जाएंगे। तो उसमें 6 ऐड कर लेने। वो नॉर्मल सा, यानी उसमें ब्लैंक लाइन हाइट जो है वो उसमें फिर ये होगा कि दो लाइंस जो हैं वो उनकी अल्फाज जो हैं वो आपस में मिक्स नहीं होंगे ऊपर नीचे, यानी उसके दरमियान में एक मुनासिब फासला आपको नज़र आता रहेगा। बस ये चेंज हमने करना था। उसके अलावा बाकी सभी कुछ जो है वो नॉर्मल रहेगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके ओके, हमने ये इसके अंदर जो अपने हिसाब से चेंजिंग करनी थी वो कर दी है। अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई। अब ये देखिए ये खुद ब खुद ये 15 हमने पॉइंट रखे थे, यहाँ पर 15 पॉइंट, लाइन हाइट 21, ये भी नॉर्मल है। और यहाँ पर हमने जो नाम दिया था फ़ॉन्ट का वो फैज़ नस्तालिक था, वो शो हो रहा है। ये बहुत प्यारी राइटिंग है, मुझे बहुत पसंद है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अब एक और चीज़ हुई है कि यहाँ पर उसने 0.3 का गैप दिया है पैराग्राफ के शुरू में, लेकिन इसने यहाँ पर भी दे दिया है। यहाँ जहाँ हमने हेडिंग लगाई थी वहाँ पर भी उसने 0.3 का गैप दे दिया है। अब हमने
एक और स्टाइल शीट बनानी है जिसके अंदर हम हेडिंग्स का जिक्र करेंगे, या हेडिंग, मेन हेडिंग के नाम से हम एक स्टाइल शीट बना लेते हैं जहाँ पर हम इनको सेट कर सकें। तो यहाँ पर एक ये हेडिंग लगी हुई है और एक ये हेडिंग है। इन हेडिंग्स को समझने के लिए हम एक और स्टाइल शीट बनाते हैं। तरीका वही है, फॉर्मेट में जा कर के स्टाइल शीट, और यहाँ पर हम एक न्यू स्टाइल शीट बनाने लगे हैं जो मेन हेडिंग के नाम से होगी। तो मैं यहाँ पर न्यू कर देता हूँ, यहाँ पर मेन हेडिंग, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मेन हेडिंग, ओके। और यहाँ पर भी उसी तरह मैं पहले मेन हेडिंग के लिए मैं एम प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद कैरेक्टर में जा कर के मेन हेडिंग का साइज़ मैं रखता हूँ, चलिए 20 कर देता हूँ, 20। इसी तरह फैज़ नस्तालीक, फ़ॉन्ट नेम वही रहेगा और लैंग्वेज उर्दू, कोई चेंज नहीं करना है। और बस इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने बढ़ा दिया है क्योंकि हेडिंग्स जो हैं वो आम यानी पैराग्राफ से ज़रा हाईलाइटेड होती हैं, ज़रा उनका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता है, ओके। उसके बाद पैराग्राफ में जा कर के मैंने जो हेडिंग्स होती हैं वो अमूमन पेज के सेंटर में होती हैं, दरमियान में, तो मैं इसको सेंटर्ड कर देता हूँ, सेंटर्ड। और मैं इसका ये जो फर्स्ट लाइन गैप है इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि जब हम उसको सेंटर्ड कर चुके हैं तो उसमें अगर हम ये 0.3 मज़ीद ऐड करेंगे तो वो सेंटर नहीं रहेगा बल्कि थोड़ा और आगे हो जाएगा जो कि बुरा लगेगा। तो इससे मैं इसको 0 कर रहा हूँ और मैं इसको, ये हमने बढ़ाया है तो यहाँ पर भी इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 21 के बजाय मैं इसको 30 कर देता हूँ क्योंकि हमने हेडिंग का साइज़ बहुत बड़ा रखा है तो उसमें हमने थोड़ा मज़ीद इसको बड़ा कर दिया लाइन्स हाइट को, ताकि हेडिंग और जो पैराग्राफ्स हैं वो आपस में मिक्स ना हो। तो हमने इसकी लाइन हाइट को बढ़ा दिया। यहाँ पर मैं फ़िलहाल और कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसको ओके कर देता हूँ, ओके ओके एंड अप्लाई। अभी आप देखिएगा कि ये जो है वो सेंटर में आ जाएंगी और इनका जो है वो अच्छी लगेंगी जब ये दरमियान में आ जाएंगी। तो अभी आप देखिए कि मैं अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई। तो आप देखिए जी मैंने अप्लाई किया है तो ये जो हेडिंग थी ये दरमियान में आ गई है, लेकिन ये दरमियान में नहीं आई है क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने अप्लाई नहीं किया है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ। ये अभी नॉर्मल पे है, देखें यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो ये भी नॉर्मल पे शो हो रहा है। मैं इसको भी मेन हेडिंग पे करता हूँ तो ये भी सेंटर में आ जाएगी, ये देखिए ये भी सेंटर में आ चुकी है। तो अब मेरे पास ये स्टाइल शीट्स बन चुकी हैं। अब उसके बाद जी मैं इसको इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये नॉर्मल पे ही है, ये भी देखिए ये नॉर्मल शो हो रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेन हेडिंग, ये मेन हेडिंग। तो अब जब मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मैंने इनका 20 रखा था, 20 पॉइंट रखा था इनका मेन हेडिंग साइज़, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि नहीं यार अभी ये मज़ीद छोटा है, इसको मेन हेडिंग को थोड़ा और बोल्ड करना चाहिए, थोड़ा और बड़ा करना चाहिए। तो मैं सिंपली स्टाइल शीट में जाऊँगा, मेन हेडिंग, मॉडिफाई, और यहाँ पर जाकर मैं इसको 20 की बजाय मैं 25 कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, बहुत बड़ा। तो 25 मैंने किया, ओके कर दिया, ओके ओके एंड अप्लाई। तो देखिए ये बड़ा हो गया और अब इसके ऊपर देखिए ये भी बड़ा हो गया, 25, पहले 20 था 25 का। तो 1 सेकंड में आपकी पूरी बुक की हेडिंग्स की साइज़ चेंज हो जाएगी। अब आपको समझ आ रही होगी कि ये कितने फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन अगर मेरे पास ये स्टाइल शीट्स ना हो तो मुझे बार बार हर एक हेडिंग पर जा कर के उसको बार बार मैनुअली उसका साइज़ बड़ा करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत तकलीफ़देह काम हो सकता है। दोस्तों हम लोग इन पेज 3 जो है वो पढ़ रहे हैं और उसके अंदर अब तक हम देख चुके हैं कि पेज की सेटिंग कैसे होती है, फिर हमने प्रिंटिंग पेपर साइजेस के हवाले से बात की और फिर हमने स्टाइल शीट्स देख ली। और आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग मास्टर पेज इन पेज के अंदर कैसे बनाते हैं। मास्टर पेज एक ऐसा पेज होता है जिसके ऊपर आप जो भी सेटिंग करेंगे वो सारी की सारी सेटिंग पूरी बुक के ऊपर वैसी की वैसी ही शो होगी। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपने कोई ऐसी बुक्स ज़रूर देखी होंगी जिनके ऊपर पेज के ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे नाम आ रहा होता है, बुक का नाम, यहाँ पे पेज नंबर, यहाँ पे चैप्टर का नेम, या इस तरह से कोई भी सेटिंग आपने लाजमी देखी होगी। तो वो सेटिंग कैसे की जाती है दोस्तों? ऐसी सेटिंग जो है वो मास्टर पेज के अंदर जा कर के की जाती है, जहाँ पर वो ऑटो हो जाती है, मतलब पूरी बुक के अंदर
हर पेज के ऊपर वो सेटिंग शो होती है। तो ऐसी तमाम सेटिंग्स जो आप किताब के हर सफ़े पर वैसी की वैसी शो करवाना चाहें वो मास्टर पेज के ऊपर होती हैं। ऐसा नहीं होता कि किताब का नाम हर सफ़े के ऊपर अलग से लिखा जाता है या प्रिंट किया जाता है, ऐसा नहीं होता, बल्कि मास्टर पेज के ऊपर एक दफ़ा उसकी सेटिंग कर दी जाती है और वो पेज खुद ब खुद शो होता रहता है हर पेज के ऊपर। तो हम देखते हैं कि मास्टर पेज कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मास्टर पेज मेन हो जाता हूँ, मैं थोड़ी सी सेटिंग करके दिखाता हूँ आपको ताकि आप लोगों को बात समझ में आ सके। तो मैं ये आप देख रहे होंगे यहाँ कॉर्नर में छोटा सा एम लिखा हुआ है, यहाँ जहाँ मेरा माउस का कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ एम लिखा हुआ बिल्कुल कॉर्नर पे। ये अभी तो ये उभरा हुआ थोड़ा सा नज़र आ रहा है, अभी यानी जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये थोड़ा अंदर की तरफ महसूस होगा आपको। अभी ये इसकी निशानी ये है कि अभी आप देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका माउस ब्लिंक कर रहा है, यानी अभी हम मास्टर पेज से बाहर हैं। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, लेकिन जब आप इसको प्रेस कर देंगे तो फिर आप लिख नहीं सकेंगे। यहाँ पे मैं इसको प्रेस करने लगा हूँ, अब देखिएगा थोड़ा ये अंदर की तरफ महसूस होगा आपको। ये मैंने प्रेस कर दिया, तो अभी आप देखेंगे कि आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, ना आप लिख सकेंगे। तो यहाँ पर हम पेज की सेटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस माउस से ये जो सिलेक्शन टूल है इसकी मदद से मैं यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ, तो आपको पेज के ऊपर चारों तरफ हैंडल्स नज़र आ रहे होंगे ब्लैक कलर के, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 जो है वो बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उनमें कुछ नहीं है। तो पहले 2 को छोड़ दें वैसे का वैसे ही। दूसरे में आपने साइज़ सिलेक्ट करना है कि आपने किस साइज़ का पेज जो है वो तैयार करना है, यानी आप अगर किताब की तैयारी के हवाले से बात करें तो आप किस किस्म का पेज साइज़ आप कौन सा रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल 6x8 रख देता हूँ, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग में आपको समझाना चाहता हूँ कि आप कैसे करेंगे। ऊपर मैंने इसकी विड्थ यानी इसकी चौड़ाई सेट कर दी है 6 इंच चौड़ा, और इसकी लंबाई मैं रख रहा हूँ 8 इंच यानी 6x8 की। तो मैं इसको अब इंटर कर देता हूँ। इंटर करने से पहले मज़ीद आसानी के लिए आप यहाँ से गाइडलाइंस भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ से पकड़ के एक गाइडलाइन यहाँ पर रख लीजिए ताकि पेज सेंटर में आ जाए। यहाँ पे रख लिया आपने, और यहाँ से एक ऊपर से पकड़ के आप यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे आपने रख लिया। और अब आप यहाँ पर पेज साइज़ एंटर कर सकते हैं 6 इंच चौड़ाई और 8 इंच लंबाई, और आप एंटर कर देते हैं। तब अब देखिएगा कि आपका पेज आ गया। अब आप इसको आसानी के साथ सेंटर कर सकते हो पिक टूल से। आप इसको देखिएगा जहाँ जहाँ आपकी ये सेटिंग आएगी आप इसको वहाँ सेट कर लें। तो आप इसको ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर आप एरो कीज़ यूज़ करें, माउस से थोड़ा सा ये तंग करता, तो आपने इस तरीके से सेटिंग कर ली। अब आप देखिएगा ये यहाँ पे भी सेंटर में है और यहाँ से यानी पेज की सेंटर में आ चुका है। अब आप यहाँ पर सेटिंग करना चाहते हैं कि आप किताब के ऊपर नाम कैसे देंगे या पेज नंबर इसके ऊपर कैसे लगाएंगे। तो वो सेटिंग जो किताब के हर सफ़े पर होगी सेम टू सेम होगी, वो आप मास्टर पेज में करेंगे। पेज मैंने सिलेक्ट कर लिया है, अब मैंने किताब का नाम देना है या चैप्टर का नाम देना है। तो मैं यहाँ से ये इसमें अब जब यहाँ जो इसके टूल बॉक्स है इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पर आपको 2 एन नज़र आ रही होती है, एक ऊपर वाली एन है और एक नीचे वाली एन है, यानी हाफ जो है वो एन जो है वो आपने लेनी, यानी नीचे वाली एन को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसको यहाँ से एक बॉक्स लगा देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि ये साइड से बिल्कुल साथ, यानी यहाँ से इनका बराबर होना चाहिए साइज़, ठीक है। तो अब आप सिलेक्शन टूल पे आ जाएं और इसको आप थोड़ा सा एरो की मदद से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, थोड़ा बेशक छोटा कर दीजिए। और इसके अंदर अब आप ये जहाँ पे हाथ सा बना हुआ है यहाँ पे लिख करके इस पे यानी आप किताब का नाम दे सकते हैं, जो भी किताब का नाम आप देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किताब का नाम दे रहा हूँ मेरा पाकिस्तान। मैंने ये नाम दे दिया है इसको, और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम फ़ॉन्ट साइज़ के वाले से बात करें तो आपने इसके अंदर जो है वो साइज़ रखना है तकरीबन 17 पॉइंट। यहाँ पे आपने इसका साइज़ रख दिया 17 पॉइंट, और इसकी जो लाइन हाइट है वो उसी हिसाब से, यानी आप इसको 23 कर दीजिए।
अब इसकी आप दोबारा से यहाँ पे इसको थोड़ा सा एरो कीज़ की मदद से ऊपर कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ये इसको आप 17 कर दीजिए ना, ताकि ये थोड़ा सा वाज़े नज़र आए। आप इसकी सेटिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं जैसा आप रखना चाहें, मैं सिर्फ आपको सेटिंग समझाना चाहता हूँ। अच्छा, अब आपने बुक के एक तरफ उसका नाम लिख दिया, ये एक पेज की सेटिंग हम कर रहे हैं, तो इसी को जो है वो आप दोबारा से कॉपी कीजिएगा। ये आपने इसको कॉपी किया, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट। तो अब देखिएगा कि ये जब हमने इसको एंटर प्रेस किया तो इसने कॉपी पेस्ट एक ही जगह पे कर दिया। तो अब आप इसको एरो की मदद से दूसरी तरफ पेज के दूसरी तरफ, ये मैं एरो कीज़ का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये खुद ब खुद इधर आ रहा है। और यहाँ पर आकर के आपने इसको यहाँ पे रखा, और अब इस तरफ आप पेज का नंबर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको आप इसको हटा करके इंसर्ट में पेज नंबर में जाएंगे, इंसर्ट पेज नंबर। तो यहाँ पर आपका ये जो हैश का निशान नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने पेज नंबर इंसर्ट कर दिया। तो अब ये ऑटोमेटिकली 1 से शुरू करेगा और आगे चलता जाएगा। तो ये आपने पेज की सेटिंग कर दी है, पेज का साइज़ भी सेट कर दिया है, और पेज का नाम यानी जो ऊपर टाइटल आप देंगे हर पेज के ऊपर शो होने के लिए, मेरा पाकिस्तान, और यहाँ पर आपने पेज नंबर डाल दिया है। अब अपनी यानी जो बेसिक सेटिंग्स थी वो आपने कर दी हैं। तो अब हम मास्टर पेज से बाहर आते हैं। ये मैं मास्टर पेज पे एम पे दोबारा क्लिक करूँगा तो हम मास्टर पेज से बाहर आ जाएंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया। तो अब आप देखिएगा कि अब आप लिख पाएंगे, ठीक है। अब आपको पेज आपका बिल्कुल सेंटर में आ गया है, और ऊपर भी आपका ये नाम भी शो होगा हर पेज के ऊपर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यानी कुछ डाटा जब आप इसको एंटर मारते जाएंगे तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पेज 1 नज़र आ रहा है, यानी 1/1। तो अब मैं इसको एंटर मारता जाता हूँ, तो जब मैं दूसरे पेज पर आऊँगा, ये मैं दूसरे पेज पे आ गया हूँ, तब आप यहाँ पर देखेंगे कि पेज नंबर ऑटोमेटिकली 2 हो गया है। यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है, यानी 2 पेजेस है और मैं दूसरे पेज पे हूँ, यानी टोटल 2 पेजेस अब तक बने हैं और आप दूसरे पेज पर हैं। तो आप यहाँ से बैक जा सकते हैं, यानी पेज 1 पे आप आ गए, और यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो आप पेज 2 पर आ गए। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि हमें हमारा जो मास्टर पेज की सेटिंग थी वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। हमें ये बुक का नाम भी शो हो रहा है और पेज का नंबर भी शो हो रहा है। अब अगर बाद में आप उसको सेटिंग करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से मास्टर पेज में जाना पड़ेगा, और उसके अंदर अब तक हम स्टाइल शीट्स भी बना चुके हैं और हमने मास्टर पेज भी बना लिए हैं। तो अब इन पेज के अंदर जो टूल बॉक्स यूज़ होता है उसके बारे में बात करेंगे, ताकि उनकी वर्किंग भी हमें पता हो कि कौन सा टूल किस काम आता है। तो पहले 3 या 4 टूल आज हम देखेंगे, और बाकी टूल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि उन टूल्स का क्या काम है और उनकी मदद से हम क्या काम कर सकते हैं। तो मैं इन पेज को ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। तो मैं इन पेज को मैं इसको क्लोज़ करके दोबारा से ओपन करता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने पहले थोड़ा सा कुछ काम किया हुआ था। ये आपके सामने अभी इन पेज ओपन हो रहा है। तो ये मैंने ओपन कर लिया इसको, और ये मैंने न्यू और ओके कर दिया। दोस्तों ये देखिएगा कि आपके सामने मैंने इसकी एक न्यू फाइल ओपन कर ली है। तो दोस्तों हमने देखना है कि टूल बॉक्स इन पेज में कहाँ पे है और उसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड पे जो आपको यहाँ पर ये जहाँ मेरा माउस का कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पर ये जितनी भी लाइन में आपको ये शेप्स नज़र आ रही हैं, ये सारे जो है वो टूल बॉक्स के आइटम्स हैं, और आज हमने इन्हीं को देखना है कि ये किस काम आते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है ये है सिलेक्शन टूल भी इसको कहते हैं, एरो टूल भी बोलते हैं। तो एरो टूल का एक काम तो ये होता है कि ये सिलेक्शन करता है, यानी इसी की मदद से अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लगाया है, कोई पिक्चर लगाई है, कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाया है, या कोई भी चीज़ लगाई है, तो उसकी सिलेक्शन के लिए ये जो है वो सिलेक्शन टूल या एरो टूल यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये पहले वाला लाइन जो है ये टेक्स्ट बॉक्स है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये मैंने इसको ड्रॉ किया है। अब ड्रॉ करने के बाद अगर आपने इसको कहीं मूव करवाना है, यानी आप इसको स्टार्ट में लगाना चाहते हैं या एंड पे लगाना चाहते हैं या कहीं साइड पे लगाना चाहते हैं,
तो आपको पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस पूरे बॉक्स को। तो आप इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको ये पहला जो टूल है, पिक टूल भी इसको बोल सकते हैं, सिलेक्शन टूल या एरो टूल, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर लाकर इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो अब आप देखिए इसके सारे हैंडल्स विजिबल हो गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो इसकी मदद से मैं इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ आप चाहें इसको रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर इसका काम ये होता है कि इसकी मदद से आप इसके साइज़ या शेप को छोटा या बड़ा कर सकते हो। मतलब यहाँ से पकड़ के आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। इनके ये हैंडल्स की मदद से आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। और यानी अब आपने ये देख लिया कि इसी की मदद से हम सिलेक्ट भी करते हैं और इसको मूव भी करवा सकते हैं। तो दूसरा टूल है इसमें, वो है हैंड टूल, यानी हैंड टूल जिसके ऊपर मैंने अभी क्लिक कर दिया। तो हैंड टूल का मतलब ये है कि हैंड टूल की मदद से आप राइटिंग मोड में आ सकते हैं इन पेज में। मतलब जब आपने ये सिलेक्शन टूल रखा हुआ है तो इधर अब आप लिख नहीं पाएंगे, यानी अभी ये राइटिंग मोड में नहीं है। अभी आप इसकी सिलेक्शन कर चुके हैं या इसको कहीं मूव करवा रहे हैं या इसका कहीं साइज़ छोटा बड़ा कर रहे हैं, लेकिन अभी आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे लेकिन आपको ये लिखने नहीं देगा। इसको लिखने के लिए आपको इन पेज की इस फाइल को राइटिंग मोड में लेकर आना है, और राइटिंग मोड में लाने के लिए आपको हैंड टूल पे जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। जब आप हैंड टूल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल जो है वो राइटिंग मोड में आ जाएगी और आप इन पेज के अंदर कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसके हैंड टूल के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यानी ये तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है ना, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं सिलेक्ट करके नीचे ले आता हूँ। सॉरी, इसको मैं यहाँ नीचे रख देता हूँ। अब आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं हैंड टूल की मदद से, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अब आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। और अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखना चाहते हैं जो आपने लगाया है तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अगर आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं तब भी आपको ये हैंड टूल के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर लाकर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये अब आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये था दूसरा टूल यानी हैंड टूल। और तीसरा एक और रोटेशन टूल, नीचे वाला जैसे नीचे यहाँ पे जो एरो मूव करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये है हैंड टूल है। इसी हैंड टूल की मदद से हम लोग किसी भी पिक्चर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी जो भी हम यहाँ पे शेप इंसर्ट करते हैं उसको अगर रोटेट करवाना हो तो हम इसी रोटेशन टूल की मदद से करवाएंगे। जैसा कि अभी मैं इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, क्योंकि हम जब इसको मूव करवाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा होगा जो कि थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है हमें। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि रोटेशन टूल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैंने इसको, जिसको भी आपने रोटेट करवाना है, पहले आप उस शेप को या उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल की मदद से और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अब देखिएगा आपके हम इसको मूव करवा सकते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर मूव कर रही है, या जो भी आप शेप इंसर्ट करेंगे। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर इसको यहाँ से पकड़कर घुमाने के बजाय आप यहाँ ऊपर जहाँ पे ये 0.603 शो हो रहा है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं मैनुअली। यानी मैं इसको 30 डिग्री पे घुमाना चाहता हूँ तो ये अब देखिएगा ये घूम रहा है। अच्छा, आप इसको 90 डिग्री पे घुमाना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे इसको टाइप कर दें आप, या फिर आप इसको 40 डिग्री पे घुमाना चाहते हैं तो ये देखिए। और अगर आप इसको 60 डिग्री पे घुमाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको जो है वो आसानी से घुमा सकते हैं। तो और इसके अंदर हमने अब तक पहले 3 टूल्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं टूल बार में। आज हम नेक्स्ट 4 टूल्स देखेंगे कि उनमें कौन कौन से टूल्स शामिल हैं और उनकी मदद से हम इन पेज में क्या कुछ कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने रोटेशन टूल्स तक देख लिया था, आज हम लिंक टूल देखेंगे। ये जो शेप आपको नज़र आ रही है ये लिंक टूल कहलाता है और इसके नीचे जो है वो डी लिंक टूल कहलाता है। मतलब लिंक टूल एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम लिंकिंग करते हैं। अब लिंकिंग किस तरह से होती है वो भी मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। मैं पहले यहाँ पर 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लगा रहा हूँ
ये इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद एडिट में जाके मैं कॉपी और फिर इसको कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। अब ये देखिए ये प्लस का निशान बना हुआ आ गया। अब इसको मैं एंटर करूँगा तो ये जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था बिल्कुल सेम उसी के ऊपर इसने इसको पेस्ट किया है। तो अब मैं कीबोर्ड पर एरो की से इसको लेफ़्ट लेके जा रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने कर दिया। अब मैं शिफ्ट पकड़ के इस दूसरे को भी सिलेक्ट कर लूँगा और अब ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं दोबारा एडिट में जाके इसको कॉपी करता हूँ और फिर कंट्रोल वी से पेस्ट और यहाँ पर मैं इंटर मार देता हूँ। तो देखिएगा कि ये इसने इसके नीचे ऊपर ही पेस्ट किया था, लेकिन मैंने वो क्लिक कर दिया जिसकी वजह से ये साइड पे पेस्ट हुआ है। माउस से क्लिक करने की वजह से ये साइड पे पेस्ट हो गया था। अब देखिए ये 4 टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने लगा दिए हैं। एक ये टेक्स्ट बॉक्स है, एक ये और एक ये। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिंक लगाना चाहता हूँ तो मैं कैसे लगाऊंगा। देखिए पहले यहाँ पर मैं एक लाइन छोटी सी टाइप करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ फिर कैसे इसको लिंक करेंगे। दोस्तों देखिए मैंने इसको पहले एक लाइन टाइप कर दी है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी कर दिया है। अब मैं इसको कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, देखते जाइएगा। दोस्तों अब ये एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने कुछ डाटा लिखा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको लिंक कर दूँ। ये इस पेज पे आना चाहिए, मतलब जब ये पेज ख़त्म हो तो ये नेक्स्ट पेज के शुरू में आए, लेकिन अभी ये नहीं आएगा। अगर मैंने यहाँ पे रखा है तो मैं यहाँ पे जितनी बार भी कंट्रोल वी करता जाऊँगा वो ये रेड लाइन शो करेगा, इसमें नहीं जाएगा। अब इसमें जब हम इन 2 टेक्स्ट बॉक्सेस को आपस में लिंक करेंगे तो ये डाटा जब ये पेज ख़त्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं लिंक करना। अब मैं इसको लिंक करने लगा हूँ तो ये लिंक कैसे होगा। देखिए मैंने यहाँ पे कर्सर छोड़ा है और मैं यहाँ से ये इस पहले वाले जो लिंक टूल का जो आइकन है इसके ऊपर मैं क्लिक करने लगा हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो देखिए कुछ बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 2-2 जो है वो नज़र आ रहे हैं आपको। तो अब मैं इसको लिंक करूँगा कैसे कि इस नीचे वाले को पकड़ के मैं इसके साथ मिला दूंगा। ये देखिए यानी इसको पकड़ के इसके साथ मिलाया तो ये इधर हो गया। अब फिर जब ये ख़त्म होगा तो मैं इसको कहाँ लेके जाऊँगा। जब ये ख़त्म हो तो फिर ये इधर नीचे की तरफ आए, जब ये ख़त्म हो तो नीचे की तरफ आए, ठीक है। और फिर मैं इसको इसके साथ मिलाऊंगा, यहाँ से इसके साथ। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, वो उल्टा सिलेक्ट हो गया। मैं इसको डी लिंक से ख़त्म कर रहा हूँ। तो अब मैंने इसको लिंक टूल की मदद से इसको इसके साथ सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से इस पेज पर आएगा और फिर यहाँ से इस पेज पे, यहाँ पे इस तरह से इधर आएगा इसकी तरफ, यानी यहाँ से यहाँ आएगा। अब मैं डाटा जब यहाँ से लिखूँगा, अब ये देखिए ये लिंकिंग हो गई है। तो अब मैं यहाँ से आगे इसको कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट करता जाता हूँ। ये देखिएगा अब जब ये पेज ख़त्म होगा तो ये राइट साइड वाले ये देखिए खुद ब खुद इधर शो होता जा रहा है। अब ये जब ये पेज ख़त्म होगा तो ये देखिए अब ये खुद ब खुद इसके ऊपर आ रहा है। तो मैं कंट्रोल ए की मदद से इसको ख़त्म करता हूँ। एक दफ़ा फिर आपके लिए मैं दोबारा से इसको लिंक करता हूँ। इसकी मैं डी लिंकिंग करके आपको दोबारा एक दफ़ा दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। ये देखिए अब ये लिंकिंग टूल की मदद से मैंने अब इसको लिंक करना है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे लिंक के ऊपर, तो अब आपने पहले यहाँ से यहाँ इसको लिंक करना है, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए यहाँ से यहाँ लिंक हो गया। अब आपने इसको इस एंड को इसके साथ लिंक करना है। तो अब आप यहाँ से, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, इसको मैं डी लिंक की मदद से हटा देता हूँ। ये
दोबारा से इसको लिंक कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब इसको यहाँ से यहाँ लिंक करना है, तो यहाँ से यहाँ ये इस तरीके से लिंक होगा। तो अब जब मैं डाटा यहाँ पे कॉपी करूँगा तो आप देखिएगा कॉपी मैंने किया हुआ है, तो मैं कंट्रोल की कर देता हूँ, देखते जाइएगा। अब ये यहाँ पर आ रहा है, तो डी लिंक की मदद से आप इनकी लिंकिंग हटा सकते हैं, क्योंकि मैंने अब दोबारा लिंक किया है तो ये इस तरह से हो रहा है। ये देखिए, अब ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल ए करके हटा रहा हूँ। तो ये तो था लिंक और डी लिंक का टूल, आपको समझ आ गई। लिंक करना हो तो पहले वाला ये बुक कंपोजिंग के वक्त काम आता है, जब आप इसको पेज की एक साइड समझ लीजिए और इसको पेज की दूसरी साइड समझ लीजिए, तो यहाँ पे जब पेज ख़त्म होगा तो कर्सर ऑटोमेटिकली इस पेज पे यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद अब हमने टेक्स्ट बॉक्सेस की बात करनी है। तो ये जो ऊपर वाला है ये पहला है टेक्स्ट बॉक्स। कुछ भी लिखना हो आप उसकी मदद से, टेक्स्ट बॉक्स की मदद से लिखते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, बाकियों को, इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा के मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ आपको। ये है टेक्स्ट बॉक्स, ये आप इसको ड्रॉ करें। अब जब आप इसको सिलेक्शन टूल की मदद से क्लिक करके पकड़ेंगे तो ये आपके इधर भी 3 हैंडल्स शो हो रहे हैं, इधर भी 3 हैंडल्स शो हो रहे हैं और इधर भी 3 हैंडल्स शो हो रहे हैं। मतलब चारों तरफ इसके आपको हैंडल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। जब भी आपने इन पेज में लिखना हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे। अगर आपने कहीं कोई शेप वगैरह डालनी है तो आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जो इससे नीचे वाला टूल है वो है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। ये देखिए, जब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए, ये खुद बहुत बड़ा नहीं होता, खुद बहुत बड़ा होता है, यानी आप इसको खींच के बड़ा नहीं कर सकते। मतलब जैसे ये है ना, ये है टेक्स्ट बॉक्स, तो आप इसको खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है वो खुद बहुत बड़ा होगा जब इसके अंदर आप कुछ लिखेंगे। जैसे मैंने अभी उसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मैंने इसको नीचे की तरफ, ये देखिए खुद ब खुद बड़ा हो रहा है। उसको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद से जब मैं इसके अंदर डाटा डालता जाऊंगा तो ये खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। जब इसके टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आप उसको खींच के बड़ा कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये टूल्स समझ में आ गए होंगे और आप इनकी मदद से काम करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा और आपने कुछ सीखा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आज की वीडियो में हमने ये सीखना है कि हम जब बुक कंपोज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम जब हाशिया लगाना चाहेंगे तो वो कैसा लगेगा। हाशिया से मुराद ये है कि जैसे आपने उर्दू बुक्स में देखा होगा, ख़ासतौर पर इस्लामी बुक्स में, कि यहाँ पर इबारत लिखी होती है और नीचे उसके टाइटल्स रेफरेंसेस आ रहे होते हैं कि ये पैराग्राफ जो है ये फ़लाँ बुक से लिया गया है या इसका रेफरेंस ये है। तो रेफरेंसेस, जिसको उर्दू में हाशिया बोला जाता है, वो कैसे लगाएंगे हम। तो मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आ सके कि हाशिया या रेफरेंस कैसे लगाया जाता है। दोस्तों, उसके लिए एक अलग स्टाइल शीट भी बनाई जाती है जिसके अंदर हाशिया की सेटिंग अलग से कर दी जाती है और फिर जब भी ज़रूरत पड़े हम सिर्फ उस स्टाइल शीट में जा कर के उसको क्लिक कर देते हैं और वो सेटिंग अप्लाई हो जाती है। दोस्तों, ये मैंने एक छोटा सा 2-3 लाइनों का एक पैराग्राफ टाइप किया है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हमने फुटनोट या हाशिया कैसे लगाना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे एक हाशिया लगाना है या है के साथ, तो वो कैसे लगेगा। तो यहाँ पर हमने इंसर्ट के टैब में जा कर के फुट नोट पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। एक दफ़ा क्लिक करूँगा फुट नोट के ऊपर तो आप देखिएगा यहाँ पर एक फुट नोट अप्लाई होगा। ये देखिए यहाँ पर इसने 1 टाइप किया है और बिल्कुल नीचे पेज की तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर है यहाँ पर भी एक 1 लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक फुट नोट अप्लाई हुआ है। और यहाँ पर अगर दोबारा मुझे फुट नोट दूसरा अप्लाई करना होगा तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जा कर के दोबारा फुट नोट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये 2 लिखा गया है, ये 1 और ये 2, और नीचे भी इसी तरह ये 2 लाइनें बन चुकी हैं, एक ये और एक ये।
और यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं, यानी किस बुक से हमने ये रेफरेंस लिया है, किस बुक से हमने ये जुमला या ये पैराग्राफ किस बुक से उठाया है, वो हम यहाँ पर उस बुक का नाम वगैरह टाइप कर सकते हैं। दोस्तों ये तो मैनुअल काम है, यानी हम इस तरह से लिखते रहेंगे, लेकिन इसके लिए एक अलग से स्टाइल शीट बना ली जाती है कि उसके अंदर ज़रूरत पड़ने पे काम किया जा सके। तो वो स्टाइल शीट मैं बना के दिखाता हूँ आपको कि स्टाइल शीट कैसे बनेगी। मैं इन फुट नोट्स को मैं रिमूव कर देता हूँ और हम इसकी एक स्टाइल शीट बना लेते हैं। तो उसके लिए जैसे हमने पहले भी स्टाइल शीट्स पिछले सबक में बनाई थी, तो मैं उसी तरह कंट्रोल ट्री प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक न्यू, और इसके अंदर मैं उसको जो है वो स्टाइल शीट का नेम लिखने लगा हूँ। मैं उसको हाशिया का नाम दे देता हूँ, हाशिया। ओके, यहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट कुछ भी दे सकते हैं, क्यू दे देता हूँ, चलिए क्यू मैंने दे दिया, कंट्रोल शिफ्ट क्यू। ओके, और अब इसको मॉडिफाई में जाते हैं, ये मैंने इसका ये दे दिया। और कैरेक्टर में तो जो हाशिया होता है उसका साइज़ जो है वो 12 बिल्कुल परफेक्ट होता है, यहाँ पे इसको 12 रख दीजिए। उर्दू फ़ॉन्ट में आप कोई भी लगाना चाहें, फैज़ नस्तालिक या नूरी नस्तालिक, जो आपको पसंद है आप वो लगा सकते हैं। मैं इसको नूरी नस्तालिक ही रहने देता हूँ और ओके। और यहाँ से पैराग्राफ में आपने इसको जस्टिफाइड रखना, जस्टिफाइड रख दिया। और यहाँ से मैं इसका जो लाइन हाइट है वो तकरीबन 14 या 15 रख देते हैं, 15 मुनासिब रहेगा। ओके ओके एंड डन। तो अब हम दोबारा से यहाँ पर एक हाशिया लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं एक फुट नोट इंसर्ट करूँगा। तो मैं इंसर्ट के टैब में जा करके एक फुट नोट अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर एक लिखा गया है और यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एक 1 टाइप हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा, कुछ भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, कुछ भी बुक का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 आ रहा है जो हमने रखा था, ठीक है। और इसके ऊपर ये एक लाइन भी आ रही है जो कि हमने नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पर ये लाइन खुद ब खुद आ रही है, यानी ये इन पेज के अंदर बिल्ट इन है कि ये ऊपर एक लाइन शो करेगा। अच्छा, हम दोबारा से यहाँ पर चलिए यहाँ पर एक और फुट नोट लगा देते हैं। इंसर्ट करता हूँ मैं, तो अब यहाँ पर दूसरा फुट नोट लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको याद आया कि यहाँ पर एक और भी लगाना है, तो इंसर्ट में कर देता हूँ एक और इंसर्ट फुट नोट। तो यहाँ पर ये तीसरा लग चुका है। आप देख रहे हैं कि ये खुद ब खुद लाइनें लगाता जा रहा है, यानी ऊपर एक लाइन लग चुकी है लेकिन नीचे 3 हाशिया आप लगाते जा रहे हैं। तो मैंने तो ये सिंपल रखा हुआ है, आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई और स्टाइल पसंद हो। जैसे इसके अंदर अगर आप उर्दू में आएंगे नीचे फ़ॉन्ट्स में, तो यहाँ पर आप देखेंगे उर्दू सिंबल 1, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर ये एक हाशी यानी ये कुल दायरा लग के आ गया। अगर इसको आप उर्दू सिंबल 2 कर दें तो ये देखिए ये इस तरह लग के आएगा। और यहाँ पर भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी बुक के अंदर जब भी जहाँ पे भी आपको हाशिया की ज़रूरत पड़े या रेफरेंस की ज़रूरत पड़े, आजकल तो बहुत ज़्यादा रिवाज है इन चीज़ों का, यानी उसके नीचे रेफरेंस ज़रूर दिया जाता है कि ये मैंने किस बुक से लिया है। तो जैसे अहादीस की किताबें होती हैं या जो इस्लामी बुक्स होती हैं जिनके अंदर रेफरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें ये बहुत काम आता है। तो उम्मीद करूँगा आपको कि ये समझ में आया होगा कि हाशिया किस तरह लगाया जाता है। अगर आपने कोई बात सीखी है, आपको कोई नई बात का पता चला है, तो काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने पसंद नहीं किया इसको तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपकी राय क्या है। और कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे आपसे इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।